हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में हमने 5 चैप्टरों का डिस्कशन कर लिया, थ्योरी और डेरिवेशन। पांचों चैप्टर फिनिश हो गए। आज 6वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 23 से। चैप्टर का क्या नाम है? किरचॉफ के नियम तथा सरल परिपथ। तो बेटा, आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर सीख के जाएंगे। कुछ नई बात, अच्छी अच्छी सी बातें, अच्छे से कॉन्सेप्ट, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ ज़्यादा ही सीख के यहाँ से जाएंगे। अगर आपने ये हमसे चैप्टर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, और साथ में आप पेपर में भी झंडा गाड़ के आओगे। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर अभी तक आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है फिजिक्स की, तो आप बेटा लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक आप देखिए, और फिर आपका जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी के प्रति एप्टीट्यूड है, अगर वो ना चेंज हो जाए तो आप हमसे कहिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए बेटा, स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का नियम तथा सरल परिपथ नामक चैप्टर। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत सेल। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत सेल। अब ये वैद्युत सेल क्या होता है तो सबसे पहले समझते हैं वैद्युत सेल। वैद्युत सेल, वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल क्या होता है? तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? वैद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वैद्युत ऊर्जा में। तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा, पूरी बात तो लिख दें, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, या होती लिख लेते हैं यहाँ पे, होती है, जिसमें जिसके लिख लेते हैं, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब बेटा, ये 2 प्रकार का होता है सेल। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है बेटा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल
प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। ठीक बेटा। अब ये प्राथमिक सेल क्या होता है, तो सबसे पहली बात जो प्राथमिक सेल होते हैं इसमें अनुत्क्रमणी क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो प्राथमिक सेल जो होता है, प्राइमरी जो सेल होता है इसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो इसमें अनुत्क्रमणी होती हैं। कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणी होती हैं। कैसी होती है बेटा, अनुत्क्रमणी होती हैं, अनुत्क्रमणी होती हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणी क्रियाएं होती हैं, अनुत्क्रमणी होती हैं। तो प्राइमरी सेल क्या होता है, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है वैद्युत सेल में, ये अनुत्क्रमणी क्रियाओं द्वारा होती है। अनुत्क्रमणी क्रिया क्या होती है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वैद्युत ऊर्जा को ना तो रासायनिक ऊर्जा में, मतलब अभी हम एक सेल पढ़ेंगे द्वितीयक सेल, जो आजकल के हिसाब से ज़्यादा, यानी कि जो मोबाइल में बैटरी यूज होती है, आप अपने पीसी में बैटरी यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं, टैबलेट में यूज करते हैं, कैमरा में यूज करते हैं, वो द्वितीयक बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, प्राइमरी सेल क्या होता है, तो प्राइमरी सेल आप क्या करते हैं, अपने घड़ी में यूज करते हैं, अपने टॉर्च में यूज करते हैं। अब ठीक है बेटा, इस प्रकार का प्राथमिक सेल जो होता है, इसकी धीरे धीरे क्षमता जो होती है वो खत्म होती जाती है। क्या, तो इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणी रासायनिक क्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसकी कार्य क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात कि जो प्राथमिक सेल होता है, उस प्राथमिक सेल में जो रासायनिक क्रिया होती हैं वो अनुत्क्रमणी होती हैं। जैसे दूध से क्या बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। तो दूध से दही बनाना ये एक उत्क्रमणी यानी कि रिवर्सिबल है, सॉरी नॉन रिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणी है। लेकिन पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी बना सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, उत्क्रमणी हो जाएगा, मतलब रिवर्सिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। तो ये डेफिनेशन लिखते हैं, प्राथमिक सेल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणी रासायनिक क्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। इनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। इनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कौन कौन सा सेल बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं डेनियल सेल। कौन सा सेल, डेनियल सेल,
या बोल देगा वोल्टी सेल, वोल्टी सेल, ठीक है, वोल्टी सेल या लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे सेल आदि। तो बेटा प्राथमिक सेल क्या होता है? तो प्राथमिक सेल में जो क्रिया होती है वो अनुत्क्रमणी होती, नॉन रिवर्सिबल होती है। तो इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणी रासायनिक क्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे घटती जाती है और इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो ये याद रखेंगे, ये कीमत में भी सस्ते होते हैं, ये कीमत में भी सस्ते होते हैं। इनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है और अंत में इनकी कार्य क्षमता समाप्त भी हो जाती है। तो अंत में क्या हो जाता है? इनकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों को हम लोग कौन सा सेल कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। अब बेटा द्वितीयक सेल, कौन सा सेल? द्वितीयक सेल, ठीक है। तो द्वितीयक सेल समझते हैं, कौन सा सेल समझते हैं? द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल क्या होता है? तो पहली बात सेकेंडरी सेल जो होता है, ये पहली बात इसमें जो क्रिया होती है वो क्रिया कोई और नहीं होती। यहाँ पे सेकेंडरी सेल में, सेकेंडरी सेल में जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है उत्क्रमणी, उत्क्रमणी। तो इन सेलों को सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा इन सेलों में पहले बाहरी स्रोत द्वारा सेल को चार्ज कर दिया जाता है, मतलब आवेशित कर दिया जाता है। और फिर जरूरत जब पड़ने पे, जब जरूरत पड़ती है तो इन सेलों को वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पहले तो स्टोर कर लेते हैं और फिर रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? यानी कि रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेते हैं वैद्युत ऊर्जा में। अब वास्तविकता इनको कई बार रीयूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो इनमें क्रियाएं होती हैं बेटा सेकेंडरी। कौन सी क्रियाएं होती हैं? सेकेंडरी, ठीक है। मतलब सॉरी, सेकेंडरी सेल में कौन सी क्रिया होती है? तो उत्क्रमणी होती है, यानी कि रिवर्सिबल होती है। कौन सी होती है? रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है। आइए बेटा अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इन सेलों में, इन सेलों में रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणी होती हैं, उत्क्रमणी होती हैं, उत्क्रमणी होती हैं। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सेल या क्षारी संचायक सेल, क्षारी संचायक, क्षारी संचायक सेल, ठीक है। तो इन सेलों में पहले बाहरी स्रोत से सेल को आवेशित किया जाता है। सेल को दी गई वैद्युत ऊर्जा उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब रासायनिक ऊर्जा को पुनः वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इन सेलों में रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणी होती हैं। इन सेलों में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इन सेलों में रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो उत्क्रमणी होती हैं। कैसी होती हैं? उत्क्रमणी होती हैं। तो इन सेलों में जो रासायनिक ऊर्जाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? तो वो उत्क्रमणी होती हैं। कैसी होती हैं? उत्क्रमणी होती है, ठीक है। तो दो प्रकार का सेल होता है। सेल क्या होता है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति होती है। ये दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सेल और एक दूसरा द्वितीयक सेल। अब बेटा ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये चैप्टर का बिल्कुल जान है। क्या कॉन्सेप्ट है? हम मार्केट गए, मार्केट से लेकर आए एक 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की क्या लेकर आए? बैटरी लेकर आए, ठीक है। क्या वोल्ट की? 12 वोल्ट की। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी ले तो आए हम, अब लाने के बाद किस लिए लाए हैं? अब हम तो ठहरे फिजिक्स के टीचर,
तो खुरापात तो करेंगे ही। तो जब खुरापात करेंगे तो हमने क्या किया, इस बैटरी से ध्यान समझेंगे क्या समझाना चाह रहे हैं आपसे। इस बैटरी से क्या बेटा, इस बैटरी से हमने क्या किया, एक बल्ब को लगा दिया। क्या लगा दिया, बल्ब को लगा दिया। क्या लगा दिया, बल्ब को। अब बल्ब को जब हमने लगा दिया, किसको लगा दिया, बल्ब को, ठीक है। अब जब बल्ब को हमने लगाया, ठीक है, लगा दिया, मान लेते हैं जो ये अपना एक बल्ब था, इसका जो रेजिस्टेंस था वो 4 ओम था। कितने ओम था, 4 ओम। कितने ओम था। अब मान लेते हैं ये अभी बाद में मान लेंगे। अब आई एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित हुई। अब बैटरी को किसी स्रोत द्वारा जब हमने जोड़ा तो पता चला, हमने यहां पे लगा दिया इसके समांतर क्रम में पैरेलली लगा दिया, क्या, वोल्टमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, तो हमें पता चला कि ये जो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है ना, वो हमें पता चला कि 8 वोल्ट आया। कितना आया, 8 वोल्ट। तो हमारा माथा टनका कि भैया हमसे तो बोला था दुकानदार ने कि भैया ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और हम आराम से 12 वोल्ट पैसा गिना, और पैसा गिनने के बाद 12 वोल्ट के पैसा गिनने के बाद हम घर आ गए लेकर। और जैसे उसको हमने एक बल्ब से जोड़ा, अब बल्ब, देखिए बेटा पहली बात ये लिखे दे रहे हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। हमें अगर विभवांतर को नापना है, किसको नापना है, विभवांतर को नापना है। किसको नापना है, विभवांतर को। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टमीटर। और ये याद रखना, जो वोल्टमीटर होता है वो किस क्रम में लगाया जाता है, तो वोल्टमीटर लगाया जाता है समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अमीटर यानी कि धारा को नापना, किसको नापना हो, विद्युत धारा को। किसको नापना है, अब विद्युत धारा को नापना है तो पता क्या करेंगे, तो विद्युत धारा को नापने के लिए हम लगाते हैं बेटा वोल्टमीटर। क्या लगाते हैं, सॉरी अमीटर। क्या लगाते हैं, अमीटर लगा देते हैं, अमीटर। और अमीटर ये याद रखना, अमीटर लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो सिंपल सी बात है, जब हमने वोल्टमीटर को लगाया तो वोल्टमीटर पे हमारा पाठ्यांक जो हुआ वो 8 वोल्ट का प्राप्त हुआ। कितने वोल्ट का प्राप्त हुआ, 8 वोल्ट का। तो अब तो हमारा भैया माथा टनकने का तो चांस हाई है। तो जब माथा टनका तो यार हमें लगा कि सब क्या, मतलब कहीं ना कहीं हमारे साथ कहीं विश्वासघात तो ना हो गया। तो जब विश्वासघात हुआ नहीं तो हमने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। तो और बेटा जब हमने इसको पोस्टमार्टम किया तो हमें क्या पता चला, अब हम आपको भी यही बता रहे हैं। एक अपने पास सेल है, सेल का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। सेल का क्या कर दिया हमने, पोस्टमार्टम, ठीक है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। सेल में कितनी इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक कैथोड है और दूसरा क्या है बेटा, एनोड है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरी वाली ये क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन भरा होगा, ठीक है, भरा। मान लेते हैं इसमें H2SO4 भरा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा। क्या भरा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब ध्यान समझने वाली बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैटरी के बाहर जो धारा होती है वो धन प्लेट से किधर की ओर बहती है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। किधर की ओर जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। पॉजिटिव से किधर की ओर जाती है, निगेटिव की ओर जाती है। अब जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है तो अब लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि सर्किट पूरा होगा तभी करंट प्रवाहित होगा, अदरवाइज करंट प्रवाहित होने वाला नहीं है। तो अब पता है बैटरी के बाहर तो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर बह रही है, लेकिन बैटरी के अंदर उपस्थित घोल जो है
यहाँ पर जो धारा है बैटरी के अंदर उपस्थित जो होता है, मतलब बैटरी के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो निगेटिव से कैसे जाती है, पॉजिटिव। निगेटिव से कैसे जाती है, पॉजिटिव। देखो ये बेटा एक सर्किट बन गया, क्या बन गया, सर्किट बन गया और करंट प्रवाहित होने लगा। तो पहली बात तो बैटरी के बाहर जो धारा होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव और बैटरी के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। जिस प्रकार बैटरी के बाहर जो तार होता है वो बहने वाली धारा के लिए प्रतिरोध का कार्य करता है, उसी प्रकार बैटरी के अंदर जो उपस्थित घोल होता है वो भी बहने वाली धारा का लिए प्रतिरोध का कार्य करता है। इस प्रतिरोध को, इस मतलब घोल को ही क्या कह देते हैं, तो घोल को कह देते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कह देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जो 4 वोल्ट का हमारा क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था, हानि हो रही थी, वो हानि कहीं और नहीं हो रही थी, ये घोल में ही हानि हो रही थी। अब घोल में हानि हो रही है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हानि कैसे हो रही थी। चलिए समझते। अब एक अपना सर्किट बनाते हैं पूरा, ठीक है। अब इस सर्किट को हम बनाते हैं। ये इतना तो पता चल गया कि जो धारा का है यानी कि ह्रास हो रहा था हमारा, 8 वोल्ट थी बैटरी, हमें कितना मतलब 12 वोल्ट की बैटरी थी, हमें 8 वोल्ट पाठ्यांक मिला, तो 4 वोल्ट का ह्रास हो रहा था। तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। अब क्या किया है, इसमें एक स्रोत लगाया गया था बेटा। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए क्या, इसके अंदर एक अलग से रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, आंतरिक प्रतिरोध का नाम दिया। किसका नाम दिया, आंतरिक प्रतिरोध का, ठीक है। किसका नाम दे दिया, आंतरिक प्रतिरोध का। उस घोल को ही हम लोग क्या कहने लगे, तो उस घोल को ही क्या कहने लगे, आंतरिक प्रतिरोध। बेटा ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अभी तो हम केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। क्या क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट। अब कहीं ना कहीं ये कै वोल्ट की बैटरी थी अपनी, 12 वोल्ट की बैटरी थी। कितने वोल्ट की बैटरी थी, 12 वोल्ट की। अब मान लेते हैं ये जो अपना बल्ब था, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस था वो 4 ओम था, और ये 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई यहां से। कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की। तो आपको पता होना चाहिए V बराबर में फार्मूला क्या होता है, आई आर, और आई का मान हो गया 2, और ये कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 8 वोल्ट। ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं 2 ओम है, और धारा तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा, आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई आर। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 2, आर का मान ये, तो 4 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट हो गया, और आपको पता होना चाहिए 8 4 कितना हो गया, तो 8 4 12 वोल्ट हो गया। 8 4 क्या हो गया बेटा, 12 वोल्ट हो गया। अब जब 8 4 12 वोल्ट हो गया तो हमको पता होना चाहिए 8 4 12 वोल्ट, और हम 12 वोल्ट ही तो बैटरी लेकर आए थे, ठीक है। तो बैटरी की जो ताकत थी, बैटरी की ताकत कितनी थी, तो बैटरी की ताकत जो थी वो 12 वोल्ट की थी। कितने वोल्ट की थी, 12 वोल्ट की थी। तो बैटरी की जो ताकत थी वो 12 वोल्ट की थी। अब ये जो 12 वोल्ट है कि क्या बेटा, 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट 2 रूपों में खर्च हो रहा है, एक तो आई आर अब प्लस स्मॉल आई आर, प्लस में स्मॉल आई आर। तो यानी कि कहने का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 अब प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 8 वोल्ट हो गया, और 2 + 2 कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। तो बेटा जो बैटरी की ताकत थी उस ताकत को नाम दिया गया EMF, यानी कि वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। और जैसे बैटरी को हमने यूज किया
तो उस समय जो विभवांतर हुआ, उस विभवांतर को नाम दिया गया टर्मिनल विभवांतर। क्या नाम दिया गया? टर्मिनल विभवांतर। जैसे बैटरी को हमने यूज कर लिया तो उस समय बैटरी के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो है उसे नाम क्या दिया गया? टर्मिनल विभवांतर। और यही तो बेटा हमारा नुकसान हो रहा था, और नुकसान को क्या नाम दिया गया? तो नुकसान को नाम दिया गया क्या? तो नुकसान को नाम दिया गया आंतरिक प्रतिरोध। क्या नाम दिया गया? आंतरिक प्रतिरोध नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आंतरिक प्रतिरोध। तो नुकसान को क्या नाम दिया गया? तो नुकसान को नाम दिया गया आंतरिक प्रतिरोध का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया बेटा? आंतरिक प्रतिरोध का। तो 12 वोल्ट की बैटरी लेकर आ रहे थे। अब 12 वोल्ट की बैटरी लाने के पश्चात बेटा हमको जब हमने वोल्ट मीटर में पाठ्यांक नापा तो हमें केवल 8 वोल्ट ही प्राप्त हुआ। तो जब हमें 8 वोल्ट प्राप्त हुआ तो हमारा माथा टनका। तो हमने सोचा 4 वोल्ट जा तो कहाँ जा रहा है? या तो हमसे बेटा दुकानदार झूठ बोल रहा है, और या तो बेटा हमें फिजिक्स की समझ नहीं है। तो फिर हमने क्या पोस्टमार्टम किया तो हमें पता चला कि बैटरी के अंदर जो उपस्थित घोल है ना, वो घोल ही 4 वोल्ट का लोचा कर रहा था। अब जब वो 4 वोल्ट का लोचा किया और ये 8 वोल्ट, तो 4 और 8 वोल्ट के मिलके कितना हो गया? तो 8 और 4 कितना हो गया? तो 8 4 हो गया 12 हो गया। तो बैटरी की ताकत, जैसे मान लो मार्केट से हम बैटरी लेकर आए तो उस समय परिपथ कैसा है? परिपथ खुला है। परिपथ कैसा है? खुला है। तो जब मार्केट से हम बैटरी लेकर आए तो उस समय परिपथ खुला। तो जब परिपथ खुला तो उस समय बैटरी के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो होगा वो कुछ और नहीं बताएगा, वो वैद्युत वाहक बल को बताएगा। लेकिन जैसे बेटा हमने कुंजी को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो उस समय क्या हो गया? परिपथ तो बंद हो गया। और जब परिपथ यानी कि परिपथ बंद हुआ, और जब परिपथ बंद हुआ तो बैटरी को हमने काम में लिया। तो जब बैटरी को काम में लिया तो बैटरी के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर उस टाइम होगा वो किसको बताएगा? टर्मिनल विभवांतर को। और जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान कुछ और नहीं हो रहा था, वो नुकसान हो रहा था। ठीक बेटा, अब आगे हम लोग समझेंगे वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध को भी समझेंगे, और थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डीप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, आप तो इसमें जगह नहीं बची, तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो इसको और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। मान लेते हैं सरकार ने किसी योजना के लिए 100 रुपया आवंटित किया। तो जब सरकार ने कोई योजना के लिए 100 रुपया आवंटित किया तो इस समय ये हुआ ईएमएफ। क्या हुआ? ईएमएफ। अब जैसे आवंटित कर लिया तो अब ये सिस्टम से होके गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा? ये सिस्टम से होके गुजरेगा। अब जब ये सिस्टम से होकर गुजरेगा तो कहीं ना कहीं जनता के पास 100 रुपया तो पहुंचने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं जनता के पास पहुंचा कितना रुपया? 80 रुपया। कितना रुपया? 80 रुपया। और जब 80 रुपया पहुंचा तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कितना रुपया की घपला हो गया? तो करप्शन कितना हो गया? तो करप्शन हो गया 20 रुपीज़ का। तो जो सरकार ने योजना बनाई थी वो योजना तो 100 रुपये की थी, तो उसी को तो हमने नाम दिया ईएमएफ। और जैसे ये सिस्टम से होके गुजरा तो जनता के पास पैसा पहुंचा 80 रुपये का, और ये जो 80 रुपया है यही तो टर्मिनल विभवांतर है। 80 रुपया ही तो क्या है? टर्मिनल विभवांतर है। लेकिन ये जो सिस्टम से होके गुजर रहा है, ये जो करप्शन, इस करप्शन को ही तो नुकसान नाम दिया गया। और नुकसान को ही हमने क्या नाम दिया था? आंतरिक प्रतिरोध का। किसका नाम दिया था? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो समझते हैं एक परिपथ था अपने पास। यहां पे बेटा ये परिपथ था, स्मॉल आर प्रतिरोध था, बैटरी थी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आया स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो आप समझते हैं। तो जब बैटरी काम में नहीं आ रही है, जब बैटरी काम में
नहीं आ रही है, या यहाँ पे लिखते हैं जब बैटरी काम में नहीं आ रही है, काम में नहीं आ रही है। जब बैटरी काम में नहीं आ रही है तो अब सिंपल सी बात है, जब बैटरी काम में नहीं आ रही तो इस समय परिपथ तो कैसा है, तो परिपथ तो बंद है। अब जब परिपथ बंद है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं परिपथ इस समय जब बंद होगा तो उस समय विभवांतर जो होगा वो विभवांतर कुछ और थोड़ी ना बताने वाला है। तो विभवांतर किसको बताएगा, तो विभवांतर बताएगा वैद्युत वाहक बल को बताएगा। किसको बताएगा, वैद्युत वाहक बल। कौन से बल, वैद्युत वाहक बल को बताएगा, ठीक है। अब जैसे ही परिपथ क्या हुआ, जब बैटरी काम में ली जा रही है, जब बैटरी क्या ली जा रही है, जब बैटरी से काम करवाया जा रहा है, जब बैटरी काम में आ रही है, जब बैटरी काम में आ रही है, जब बैटरी काम में आ रही है, ठीक है। अब बैटरी जब काम में आ रही है तो पता, बैटरी जब काम में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए क्या, परिपथ खुला है। परिपथ क्या है, खुला है। और जब परिपथ खुला होगा तो उस समय भी तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर होगा, तो वो विभवांतर कुछ और नहीं होगा, वो विभवांतर होने वाला है कौन सा, तो वो विभवांतर होगा टर्मिनल विभवांतर। क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर। क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको बेसिक टेम्परामेंट पता चल गया होगा कि टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल क्या होता है। टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक बेटा। अब इनकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आपकी किताबों में दी गई हैं। वैद्युत, ये तो एक बेसिक बातें हो गई, ठीक है, आपको बहुत डीप में पढ़ा दिया गया। आप समझते हैं वैद्युत वाहक बल यानी कि जो आपके बुक में डेफिनेशन दी है, वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये वैद्युत वाहक बल क्या है, तो वही है जो अभी हमने बताया। तो किसी सेल द्वारा किसी आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उस आवेश के अनुपात को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। वैद्युत वाहक बल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो किसी सेल द्वारा किसी आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा, तो कार का मात्रक होता है जूल, कार का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, या इसी को बोल देते हैं वोल्ट। क्या बोल देते हैं, वोल्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी सेल द्वारा आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। अनुपात को वैद्युत वाहक बल कहते हैं, वाहक बल कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो किसी सेल द्वारा किसी आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं टर्मिनल विभवांतर।
किसी सेल द्वारा किसी आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या बताया? तो किसी आवेश को किसी सेल द्वारा किसी आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। लिख देते हैं बेटा, मात्रक सेम होगा। तो क्या लिखते हैं? किसी सेल द्वारा किसी आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को अनुपात को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अनुपात को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो किसी सेल द्वारा किसी आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उस आवेश के अनुपात को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब टर्मिनल विभवांतर समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले समझते हैं, अब इसके बाद समझते हैं आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो जब किसी सेल को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, जब किसी सेल को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो सेल के बाहर वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन जब किसी तार को किसी सेल द्वारा जोड़ते हैं तो सेल के बाहर वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, जबकि सेल के अंदर यही धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार बैटरी के बाहर उपस्थित तार धारा में बहने वाली धारा के मान में क्या उत्पन्न करता है? रुकावट उत्पन्न करता है, यानी बहने वाली धारा के लिए प्रतिरोध का कार्य करता है। उसी प्रकार बैटरी के अंदर उपस्थित घोल बहने वाली धारा के लिए प्रतिरोध का कार्य करता है। इस घोल को ही हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको डायग्राम में पहले बताया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो लिख देते हैं, जब किसी सेल को किसी चालक तार द्वारा जब किसी सेल को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो सेल के बाहर धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है।
जब किसी सेल को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो सेल के बाहर वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, जबकि सेल के अंदर वैद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार बैटरी के बाहर या सेल के बाहर, जिस प्रकार सेल के बाहर तार बहने वाली धारा के लिए प्रतिरोध का कार्य करती है, उसी प्रकार सेल के अंदर घोल बहने वाली धारा के लिए प्रतिरोध का कार्य करता है। इस घोल को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जब किसी सेल को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो सेल के बाहर धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, जबकि सेल के अंदर वैद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार सेल के बाहर तार बहने वाली धारा के लिए प्रतिरोध का कार्य करता है, उसी प्रकार सेल के अंदर उपस्थित घोल बहने वाली धारा के लिए प्रतिरोध का कार्य करता है। इस घोल को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, अब आंतरिक प्रतिरोध से समझ में आ गया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो पहला बेटा पॉइंट ये है, यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना प्लेटों के बीच की दूरी कम होगा उतना ही ये ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती ये घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यह प्लेट के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और यह घोल में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आप बेटा ये 4 पॉइंट याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता आप 4 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको क्लास ये बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।